हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है और ये जो पेपर है आपका 4 सितंबर 2023 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आप इतने अच्छे कमेंट कर रहे हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और इसके अलावा देखिए काफ़ी सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि चैप्टर वाइज PYQ सोल्व करवा दीजिए। अगर देखिए मैं आपको रियल बताऊँ तो चैप्टर वाइज PYQ सोल्व करने से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा PYQs पेपर सोल्व करने से, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप सारे के सारे चैप्टर्स का एक साथ रिवीजन कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब आप चैप्टर वाइज PYQ सोल्व करते हैं तो मान लीजिए आपने परसेंटेज चैप्टर आज पढ़ा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, ठीक है। इसके 2-3 महीने बाद मान लीजिए अब आप एल्जेब्रा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इतने टाइम के बाद जो आप जो चैप्टर आपने पढ़े थे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, उनके कंसेप्ट जो आप भूलने लगते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप सारे के सारे चैप्टर एक साथ सोल्व कर रहे होते हैं तो सारे के सारे कंसेप्ट जो है उनका आपको रिवीजन एक साथ हो रहा होता है, ठीक है। बार बार आपका प्रत्येक चैप्टर का जो है रिवीजन हो रहा होता है, तो यहाँ से जो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, मेरा कहना यही है। मैं ये नहीं कह रहा कि चैप्टर वाइज PYQ सोल्व करने से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बट आपको साथ साथ में जो है PYQs पेपर भी सोल्व करने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि क्वेश्चंस इंग्लिश में भी रखिए। देखिए अब ये प्लेलिस्ट जो है हिंदी मीडियम से स्टार्ट हो चुकी है, तो अब ये पूरी की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है हिंदी मीडियम में कंप्लीट होगी, ठीक है। और इसके बाद देखिए मैं अगर कोई प्लेलिस्ट स्टार्ट करूँगा तो उसको मैं आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में करा दूँगा, ठीक है। तो चलिए इन सारी चीज़ों में फालतू में टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए एक उत्पादक अपने उत्पादों को एक थोक व्यापारी को बेचने पर 10% का लाभ अर्जित करता है। थोक व्यापारी इसे खुदरा विक्रेता को बेचकर 15% का लाभ अर्जित करता है और खुदरा विक्रेता इन्हें बेचकर ग्राहक से 25% का लाभ अर्जित करता है। एक वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत क्या है, यानी कि रियल कॉस्ट प्राइस आपको कैलकुलेट करना है, जिसके लिए जो है ग्राहक 12,650 का भुगतान करता है। कितने का पे करता है? 12,600 का, ठीक है, 650 का। तो यहाँ पर आप देखिए अगर कॉस्ट प्राइस CP मान ले पहले का, ठीक है, रियल कॉस्ट प्राइस CP मान लें, तो यहाँ पर देखिए ये उत्पादक जो है इसने थोक व्यापारी को 10% के प्रॉफिट पर दिया, तो 1/10 इसके फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 10 पर 1 का प्रॉफिट लिया, तो आप इसका 11/10 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी 3/20 होती है, यानी कि 20 पर 3 का प्रॉफिट लेगा। भाई खुदरा विक्रेता ने जो है थोक व्यापारी ने जो खुदरा विक्रेता को बेच दिया 15% के प्रॉफिट, तो यहाँ पर आप इसका 23/20 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद खुदरा विक्रेता ने जो है इसे बेचकर जो है 25% का लाभ लिया, किससे? ग्राहक से। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो जाएगी, यानी कि 4 पर 1 का प्रॉफिट लिया, तो आप इसका 5/4 कैलकुलेट करेंगे और ये ग्राहक के लिए मूल्य आ जाएगा जो कि आपको प्रश्न में बताएगा कितना है, 12,650 है। तो अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। भाई ये चीज़ें आप एग्जाम में किसी को एक्सप्लेन करके नहीं बता रहे होते हैं, डायरेक्ट आप क्या करते हैं ये वाली लाइन लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखिए वीडियोस के दौरान ही खुद को ऑब्जर्व करनी है। मैं ये सारी चीज़ें बार बार में नहीं बताऊंगा कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, और बाकी तो आप देखिए मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। भाई 23 पंचे 115 हो जाएगा, बच गया 11, 23 पंचे 115 ये 550 आ जाएगा, 11 पंचे 55 ये 10 बार कट जाएगा और यहाँ पर जो है ये 800 बनेगा, इधर आएगा तो CP इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपके पास 8,000 आ जाएगा। तो रियल कॉस्ट प्राइस वास्तविक लागत क्या आ गई? 8,000 आ गई। इसमें देखिए 250 मीटर लंबी 200 मीटर लंबी 325 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 78 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। यदि वे एक ही दिशा में चल रही हों तो तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, आपको कैलकुलेट करना, यानी कि दोनों ट्रेनों की लंबाइयां कवर होंगी। यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी हो जाएगी? भाई 300 या आपके पास 525 हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो 525 मीटर की डिस्टेंस कवर होगी इन दोनों की रिलेटिव स्पीड से। एक ही दिशा में दौड़ रही हैं तो इन दोनों का डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि आपके पास इन दोनों का डिफरेंस आपको 18 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ गया। तो 18 का डिफरेंस है, ये आपके पास रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। आप इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से इसको गुणा भी करना पड़ेगा। 18 से 18 कट गया, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार चला जाएगा, ये 5 पंचे 25 यानी कि 105 सेकंड का आपके पास यहाँ पर टाइम आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपके पास ये इतनी सी थी। इसमें देखिए 3 मापने वाले टेप क्रमशः इतने इतने सेंटीमीटर जो लंबे आपको बताए गए हैं और वह सबसे कम लंबाई
क्या है जिसे इनमें से किसी भी टेप द्वारा सटीक रूप से सेंटीमीटर में मापा जा सकता है, यानी कि सबसे कम लंबाई आप एलसीएम कैलकुलेट करके पता कर पाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये सारी की सारी डाटाएं जो है 8 से डिवाइड हैं, यानी कि जब आप इन सभी को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 8 64 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा। तो जब आप एलसीएम लेंगे इनका तो आपने 8 से तो डिवाइड किया था तो 8 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें समझने के लायक है, ठीक है। तो 8 यहाँ पर लिख लिया, 8 से हमने डिवाइड किया था तो 8 हमने यहाँ पर लिख लिया। इन सभी का एलसीएम आपको कितना दिखाई पड़ गया, 72 आपको दिखाई पड़ गया। तो 72 से आप इनको 8 को गुणा करा देंगे तो 8 7 56 560, 8 दूनी का 16, यानी कि 576 आपके पास इनका एलसीएम आ जाएगा। जूली और राहुल एक साथ एक कमरे की पेंटिंग का काम 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि जूली अकेले कमरे को 20 दिनों में पेंट कर सकती है तो राहुल अकेले कमरे को पेंट करने के समान काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपको कैलकुलेट करना है। भाई आसान सा प्रश्न है, ये जूली है और ये राहुल है, ये दोनों मिलकर जो है 12 दिन में करते हैं, जबकि आपको प्रश्न में बताया गया जूली अकेले जो है इसको 20 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। इन दोनों का आप यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपको 60 दिखाई पड़ गया, 5 इन दोनों की एफिशिएंसी और यहाँ पर जो है 3 आपके पास इस जूली की एफिशिएंसी आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जूली की एफिशिएंसी 3 है तो आपके पास राहुल की एफिशिएंसी 2 यूनिट की हो जाएगी, क्योंकि तभी आपके पास इन दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर 5 यूनिट हो रही है। अब ये टोटल वर्क 60 यूनिट का है और 60 यूनिट का टोटल वर्क ये राहुल अकेले करेगा 2 की एफिशिएंसी से, तो 3 दिन का आपको यहाँ पर टाइम दिखाई पड़ रहा है। आंसर लगा दीजिए। ये चीज़ें आपको डायरेक्ट करनी है, जबकि यहाँ पर हम पूरा इसको लिख के दिखाते हैं। यहाँ पर राहुल जो है 60 यूनिट का पूरा काम करेगा 2 की एफिशिएंसी से, तो 3 दिन का आप 30 दिन का जो है यहाँ पर टाइम लग जाएगा, ठीक है। एक टीवी सेट को 16,800 में बेचने पर एक विक्रेता को जो 20% का लाभ होता है और यदि उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि की जाती है तो सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करके आपको बताना है कि 20% का प्रॉफिट हो। तो देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि 5 पर 1 का प्रॉफिट लिया होगा तो 5 की वस्तु जो इसने 6 में बेची होगी ये आपके पास सीपी हो जाएगा और ये आपके पास एसपी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जबकि आपको प्रश्न में सेलिंग प्राइस बताया गया कितना, 6 यूनिट की वैल्यू आपको बताई गई 16,800 है। तो डेटा आपके पास यहाँ पर देख लीजिए कितना गुणा लिखा हुआ है। इस 6 दूनी का 12 हो जाएगा, 8 6 48, ये 6 दूनी का 12 बच गया यहाँ पर, 6 दूनी का 12 बच गया यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8 उतने 8 6 48, यानी कि डेटा आपको यहाँ पर 2800 गुणा दिखाई पड़ गया, ठीक है। ये 2800 गुणा दिखाई पड़ गया आपको। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू ये भी 5 ना होकर 5 का 2800 गुणा हो जाएगी और 28 पंचे 140 हो जाएगा, आगे 2 0 लगा देंगे, 14,000 आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। जबकि आपको प्रश्न में बताया गया कि लागत में यहाँ पर 20% की वृद्धि की जाती है। लागत अब हमारे पास कितनी है, 14,000 है। तो सीपी जो है ये आपके पास 14,000 है और इसमें देखिए 20% की वृद्धि की जाती है तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पर 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो आप यहाँ पर 6/5 इसका कैलकुलेट कर लेंगे। ये फिर से देखिए यहाँ पर 2800 बनेगा, 2800 के गुणा कराएंगे हम 6 से तो ये 28 6 168 हो जाएगा और आगे 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया। बट आपको प्रश्न में ये भी बताया गया था कि 20% का प्रॉफिट चाहिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू फिर से 1/5 यानी कि 5 पर 1 का प्रॉफिट चाहिए तो 5 की वस्तु हमें 6 में बेचनी पड़ेगी और यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस आपके पास कितना हो जाएगा भाई, 5 यूनिट की वैल्यू आपको बताई गई 16,800 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, ये भी आपके पास यहाँ पर 6 ना होकर 6 को गुणा कर देंगे 16,800 में डिवाइड करके 5 से, ठीक है। तो 5 से इसको डिवाइड करें तो 5 3 का 15 हो गया, बच गया 1, 5 3 का 15, फिर यहाँ पर बच गया 3, 5 6 30 0 और इसके 6 से गुणा करा देते हैं तो 0 6 6 36 हासिल 3 18 और ये 21 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। पी और क्यू अलग अलग काम करके एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं और पी पहले दिन काम शुरू करता है। काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। तो P आपको बताया गया 12 और Q आपको यहाँ पर बताया गया 18। जब आप इन दोनों का LCM लेंगे तो 36 आपको दिखाई पड़ गया, 3 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, 2 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। आपको बताया गया P पहले दिन काम करता है और इसके बाद दूसरे दिन Q काम करता है, तो इसी तरह से ये दो दिन तक काम करते हुए चले जाएंगे PQ, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि 2 दिन के अंदर कितने यूनिट का काम हो रहा है। तो 2 दिन के अंदर जो ये 3 यूनिट का काम करता है एक दिन में और यहाँ पर ये 2 यूनिट का काम करता है एक दिन में, टोटल 5 यूनिट का काम हो चुका है। हमें करवाना
जाना कितना है, 36 यूनिट के पास लेकर जाना है। तो अगर हम इसको 7 से गुणा करा दें तो 7 पंचे 35 हो जाएगा। इधर भी हम क्या कराएंगे, 7 से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर 14 दिन का टाइम ये लग जाएगा 35 यूनिट का काम होने में। बच गया कितना भाई, 36 में से 35 यूनिट का काम हो चुका है, तो शेष काम आपके पास कितना बच गया, 36 में अगर आप 35 घटाएं तो 1 यूनिट का आपके पास काम शेष बच गया। अब देखिए क्यू पर एंड हो रहा था, तो अब यहाँ पर पी की बारी आएगी और पी काम करेगा 3 की एफिशिएंसी से, जो शेष बच गया था काम 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का काम करेगा 3 की एफिशिएंसी से, तो 1/3 दिन का यहाँ पर और टाइम लगेगा। 14 दिन आपके पास ये हो चुके थे, 1/3 दिन ये हो चुका था, तो टोटल टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 से 1/3 जो है आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। वर्ष 2020 में फर्म एम और फर्म पी द्वारा जो उत्पादित दर्जनों अंडों का क्रम से अनुपात आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो आप 2020 में देखेंगे, एम का देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपके पास 768 लिखा हुआ है, और इसके अलावा आप यहाँ पर जो है पी का देखेंगे तो पी का आपके पास यहाँ पर 864 लिखा हुआ है 2020 के अंदर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए 768 जो लिखा हुआ है इसको दर्जन में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। बट यहाँ पर आप भाग नहीं लगाएं, क्यों नहीं लगाएं अभी मैं आपको बता दूंगा। ये 864 लिखा हुआ पी का, तो यहाँ पर इसको भी दर्जन में कन्वर्ट करें तो 12 का इसमें भी भाग लगाएं। जब आप यहाँ पर अनुपात कैलकुलेट कर रहे हैं तो 12 से तो 12 कट जाएगा, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये आपको यहाँ पर 12 से डिवाइड नहीं करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 16 से डिवाइड हो जाएगा, 16 पंच 80, 16 छिके 96, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 4 64 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है बच गया कितना, 12 बच गया, और 16 8 128 हो जाएगा। और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, बच गया 6, 16 4 64। और यहाँ पर ये आपको जो है 6 से डिवाइड दिखाई पड़ रहा है, 8 6 48, 6 9 54, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। एक कार डीलर 8% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर जो है 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बैंक से 20,000 ऋण पर लेता है। यदि वह 2 वर्ष की अवधि के लिए अंत में पूरा ऋण चुकाता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये आपको कैलकुलेट करना। आसान सा प्रश्न है भाई। यहाँ पर देखिए 2 वर्ष के लिए 8 दूनी का 16% का ब्याज लेगा, तो यहाँ पर 16 दूनी का 3200 आप इसमें ऐड कर देंगे 20,000 में, तो ये आपके पास यहाँ पर 23,200 आपको डायरेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा है। भाई मैंने क्या किया, PRT डिवाइडेड बाय 100 से ब्याज कैलकुलेट कर लिया 20,000 का, और वो इसी में ऐड कर दिया। अदरवाइज आप ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल आपको बताएगा कितना 20,000 है, 8 दूनी का 16% का 2 वर्ष में ब्याज मिलेगा। 100% अपने आप में ये प्रिंसिपल होता है, तो 16% का ब्याज मिल गया, तो आप इसका डायरेक्ट 116% कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपके पास यहाँ पर 232 आ जाएगा। 20 आंसर लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर 4। 2019 और 2020 में क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी है आपको कैलकुलेट करनी है। तो 2019 में देखना और 2020 में देखना, तो ऐड कर दीजिए 90 और ये 32 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐड करेंगे 122, तो ये हो गया। और इसके बाद 29 और यहाँ पर जो है 34 लिखा हुआ है, तो इनको ऐड करेंगे तो 43 और ये आपके पास 63 हो गया, और 63 इसमें ऐड कर दें तो ये आपके पास 185 जो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या आपको बताई गई और ऊंचाई का अनुपात आपको बताया गया है। यदि इसका आयतन आपको बताया गया तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L आपको कैलकुलेट करके बतानी है। पाई का मान 3.14 यूज़ करना है। तो यहाँ पर त्रिज्या और हाइट के बीच रेशियो बताया गया 3:4 है। तो अगर 3x आपके पास त्रिज्या है तो 4x आपके पास हाइट हो जाएगी। और शंकु का वॉल्यूम आपको पता है 1/3 और पाई की वैल्यू 3.14 और इंटू में r का स्क्वायर यानी कि 3x इंटू में 3x करेंगे और इंटू में h हो जाता है 4x, ठीक है। और ये बराबर वॉल्यूम आपको बताएगा 301.44, ठीक है, सेंटीमीटर, ये सॉरी मीटर क्यूब में आपको बताएगा। आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 से ये 3 कट जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दशमलव हटाएं तो बट्टे में 100 आएगा, इधर दशमलव हटाएं तो बट्टे में 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा। ये 4 त्रिका 12 होगा, 12 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी का 24 हो जाएगा, बच गया 6, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 1 बच गया, 12 एकम 12, 12 दूनी का 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 314 जो लिखा हुआ है ये आपको इसका 8 गुना जो है ये दिखाई पड़ रहा है भाई। 8 से अगर गुणा कराएं तो 8 चौके 32, 8 और 3 11 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हासिल 1 आएगी, 8 त्रिका 24 1 25, एक्जैक्ट 8 गुना लिखा हुआ है। तो x का क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
जैसे x बराबर आपके पास 2 आया तो आप ये बता सकते हैं भाई त्रिज्या आपके पास 3 दूनी का 6 हो जाएगी और हाइट जो है 4 दूनी का 8 हो जाएगी। तो आप तिर्यक ऊंचाई l कैलकुलेट कर सकते हैं शंकु में। ये आपके पास त्रिज्या का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर होता है और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर 100 बनेगा, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। आंसर लगा दीजिए। एक कॉलेज विद्यार्थी अपने पॉकेट मनी का 75% खर्च करता है। पॉकेट मनी में 20% की वृद्धि होने पर उसके खर्च में भी 15% की वृद्धि होती है। तो बचत में कितनी वृद्धि होगी? आपको पता है इनकम इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ पर इनकम 100 मान लें, भाई पॉकेट मनी जो है वो 100 मान लें, तो इसका 75% आपको खर्चा बताया गया, ठीक है। तो 75% खर्चा बताया गया, तो इसका जो है 25% जो है ये आपके पास सेविंग हो जाएगी। तो 100 का 25% 25 होगा, तो ये आपके पास यहाँ पर 25 यूनिट की सेविंग हो जाएगी। आपको ये समीकरण जो है पूरी 25 से डिवाइड दिखाई पड़ रही है। 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा, 25 एकम 25 हो जाएगा, ठीक है। आपको प्रश्न में ये बताया गया है कि इसमें जो है पॉकेट मनी में जो है 20% का इंक्रीमेंट किया जाता है और यहाँ पर जो है एक्सपेंडिचर में जो है 15% की वृद्धि की जाती है। तो बचत में जो है मान लेते हैं x% की वृद्धि हो जाती है। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर 4 दूनी का 8 यानी कि 80 हो जाएगा और ये इक्वल टू 15 3 45 हो जाएगा और ये प्लस के अंदर x आ जाएगा। परसेंटेज नहीं लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। x बराबर यहाँ पर 80 माइनस 45 करेंगे तो 35% जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए वार्षिक रूप से संयोजित किस वार्षिक ब्याज दर पर जो है 8000 की धनराशि पर 2 वर्षों में इतने का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास ये होना चाहिए 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल आपको बताया गया 8000। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप ट्री मेथड यूज़ करें तो आपको सभी ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन से जो है हमें इतने का ब्याज मिल रहा है 8000 पर 2 वर्ष के लिए, ठीक है। और दूसरा तरीका आप यहाँ पर देखिए, ये आपके लिए आसान रहेगा। भाई आप चेक करेंगे कि 8000 का जो है ये आपके पास जो ब्याज मिल रहा है 2 वर्ष के दौरान ये कितना % है। ये अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 आएगा, 2 0 से 2 0 कट गया। आप यहाँ पर 9042 में 800 का डिवाइड करेंगे तो एक बार चला जाएगा, बच गया कितना 104, उतारेंगे 2 1042, ठीक है। इसमें फिर से एक बार चला गया। अब देखिए यहाँ पर कितना बच गया 242, आपके पास यहाँ पर बच गया 242 और अब यहाँ पर देखिए दशमलव लगाएंगे, ये 0 उतारेंगे, 8 3 24, 3 बार चला जाएगा और फिर यहाँ पर 20 बच गया शेषफल। अब यहाँ पर देखिए 1 0 और लगाएंगे, अब यहाँ पर 0 बार जाएगा और फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 8 दूनी का 16, यानी कि आपके पास यहाँ पर 1600 हो जाएगा। बच गए आपके पास यहाँ पर 400 और अब यहाँ पर फिर से 0 लगाएंगे तो 8 5 40, यानी कि यहाँ पर जो है पूरा 5 बार चला जाएगा, यानी कि इतने % का आपके पास जो है ये ब्याज आया। अब यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन से चेक करेंगे कि किसका सक्सेसिव जो है आपके पास इतने % आ रहा है। भाई आप देखिए यहाँ पर 6 10 8 और ये आपके पास यहाँ पर हम 6% पर चेक कर लेते हैं, पूर्णांक पर पहले चेक करते हैं, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू पर हम पहले चेक कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर 6 का सक्सेसिव कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 और ये आपके पास प्लस के अंदर ये 0.36 आएगा, ठीक है। तो यानी कि 12 प्लस ये आपके पास समथिंग आ रहा है, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा 11.3025% के। ये इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, तो हम इसको आंसर नहीं टिक कर सकते। जब 6% पर हमारे पास 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो यहाँ पर 8% से तो उससे भी ज़्यादा आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर 10% से कैलकुलेट करें तो ये तो और भी ज़्यादा आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर आप यहाँ पर 5.5% लगा देंगे। और देखिए इसका अगर आप सक्सेसिव कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास इतना ही आएगा। मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। वैसे भी आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन बचा है तो आप आंसर इसी को टिक कर देंगे। और यहाँ पर कैलकुलेट करने की बात है तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। बट्टे 100 करेंगे तो यहाँ पर ये तो आपके पास 11 हो गया, प्लस के अंदर ये कितना हो जाएगा? देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर बट्टे के अंदर 2 0 और आ जाएंगे। और 55 का जो है आपके पास स्क्वायर कितना होता है? 30 25 होता है और 30 25 होता है, 4 स्थान पर दशमलव लगाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा। ऐड करेंगे तो 11.3
0.025 आपके पास यहाँ पर परसेंटेज में सक्सेसिव आ जाएगा। ये आपको ऑप्शन नंबर 3 से मिल गया, ठीक है। अब इनका मध्यानुपाती कैलकुलेट करना, देखिए इस प्रश्न को आप एक लाइन के अंदर बना सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो गया और इसका रूट 2√2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा और यहाँ पर एक इनका डिफरेंस हो जाएगा। आंसर ऐसे भाई ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, बट ये आपको डायरेक्ट तब दिखाई पड़ेगा जब आपको कंसेप्ट पता होगा। जब आपको एक वैल्यू x दे रखी हो और दूसरी वैल्यू y दे रखी हो तो आप मध्यानुपाती कैसे कैलकुलेट करते हैं, √xy करके कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये 3 + का 2 √2 का होल स्क्वायर है और ये 3 - 2 √2 का होल स्क्वायर है। जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 + का 2 √2 बन जाएगा और इंटू के अंदर 3 - का 2 √2। a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस होगा इसका स्क्वायर, भाई 2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 8 होगा ना, और यहाँ पर इनका डिफरेंस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब ये देख लीजिए, इसमें देखिए यहाँ पर आप डिवाइड पहले सोल्व करते हैं तो ये आप यहाँ से हटाकर जो है इसको मैं इसके 4 के बट्टे में लिख दूँ 0.5। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा, भाई पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 500 के 20 आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा। इधर सोल्व करें तो डिवाइड पहले सोल्व करते हैं तो ये 3 बार कट जाएगा, 36 का 3 × 108 होता है, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, ये प्लस और इधर माइनस का 10 है। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, 22 आपको आंसर दिखाई पड़ रहा है। 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, तो अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसके बाद 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी, इसके बाद 23 हो जाएगी और इसके बाद 29 हो जाएगी, 10 हो जाएंगी ये आपके पास यहाँ पर, ठीक है। ये 10 इनको आप यहाँ पर टोटल करके 10 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आपके पास आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इनका टोटल कर लीजिए, ये आपके पास यहाँ पर देखिए 7 और ये 3 10 हो गया और यहाँ पर ये आपके पास 30 हो जाएगा, 40 और ये 30 70 हो जाएगा और 70 और यहाँ पर ये आपके पास जो है 30 बनेगा, यानी कि 100 हो गया और ये 29 129 हो गया। और इसमें जब आप 10 का डिवाइड करेंगे तो 12.9 आपके पास यहाँ पर एवरेज आ जाएगा। पी और क्यू क्रम से बिंदु ए से जो है बिंदु बी तक एक ही समय 32 किलोमीटर/आवर और 40 किलोमीटर/आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि यात्रा को तय करने में पी और क्यू को 15 मिनट अधिक का समय लगता है तो ए से बी तक की यात्रा की कुल दूरी आपको कैलकुलेट कर दें। वही चीज़ आप यहाँ पर पी के लिए अगर टाइम कैलकुलेट करें तो अगर आप यहाँ पर ए और बी के बीच की दूरी जो है वो आप डी मान ले डिस्टेंस, तो ये डी डिस्टेंस पी कवर करेगा कितने की स्पीड से, 32 की स्पीड से। भाई दूरी बट्टे चाल करते तो ये आपके पास टाइम आता है। इसी तरह से आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू के लिए टाइम कैलकुलेट करेंगे। क्यू के लिए टाइम कितना हो जाएगा, भाई यहाँ पर इसकी स्पीड ये 40 है तो d/40 हो जाएगा। आपको प्रश्न में बताया गया पी द्वारा लिया गया टाइम जो है क्यू द्वारा लिए गए टाइम से 15 मिनट अधिक है। अब यहाँ पर ये मिनट में है तो आप इसको घंटे में कन्वर्ट करें, यानी कि 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, भैया आपके पास यहाँ पर देखिए 1/4 आ जाएगा। ये इधर भेज देंगे तो ये आपके पास d/32 और ये माइनस का d/40 आ जाएगा और ये बराबर की साइड 1/4 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ऊपर देखिए ये बट्टे के अंदर तो 160 आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम, और यहाँ पर 32 ये आपके पास 32 × 5 = 160 यानी कि 5d और ये माइनस का 4d आ जाएगा इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर आपके पास d बच गया और ये 160 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1/4 कैलकुलेट करेंगे किसका 160 का, तो ये आपके पास यहाँ पर 40 जो है किलोमीटर की आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी बिंदु ए और बी के बीच की दूरी। 69 प्राकृत संख्याओं का औसत आपको कैलकुलेट करना। भी आप यहाँ पर ये इन सभी का टोटल करेंगे, ऐसे करके जो आप क्या करेंगे 69 तक जाएंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक प्राकृत संख्या के बीच का गैप 1 होता है, यानी कि गैप आपको समान बताया गया। तो आप क्या करेंगे, प्रथम पद प्लस का लास्ट पद करेंगे और इसमें डिवाइड कर देंगे 2 का, तो एवरेज आपके पास 35 आ जाएगा। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको बताया गया। यदि इसमें दूध की मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कैलकुलेट करनी है। मिल्क और वाटर का आपको रेशियो बताएगा 9:7 है। तो आप देख लीजिए मिल्क वाटर से 2 यूनिट अधिक है, जबकि प्रश्न में बताएगा 4 लीटर अधिक है। तो डेटा आप देख सकते हैं 2 गुना लिखा हुआ है, तो मिल्क आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी 9 ना होकर 9 का 2 गुना करेंगे, यानी कि 18 लीटर जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा।
उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप आपको बताई गई 12 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर, और यहाँ पर आपको भुजा बताई गई 12 है, तो बराबर √3/4 गुणा 12 का स्क्वायर करेंगे तो इसको 12 × में 12 लिख लीजिए, 4 त्रिका 12 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। एक महिला 3 शेयरों में जो है इस अनुपात में जो है 27,600 का निवेश करती है, जो उस वर्ष के लिए उसके निवेश पर क्रम से 20%, 15%, 5% का लाभांश देते हैं। कुल लाभांश कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर ये 3:4:5 के अनुपात में ये जो है निवेश करती है। तो अगर आप यहाँ पर टोटल करें तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12 यूनिट आपके पास टोटल हो रहा है, जबकि प्रश्न में टोटल राशि कितनी बताई गई, 27,600। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी का 24, 12 3 36, यानी कि डेटा आपको 2300 गुणा दिखाई पड़ा। अब 2300 गुणा दिखाई पड़ा तो ये राशियां आपके पास कितनी हो जाएगी, 23 3 69, यानी कि 6900 आपके पास यह हो जाएगी, और 2300 के 9200 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, और 23 5 115, यानी कि 11,500 ये हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इनका जो है 20%, भाई पहली राशि है जो इसका 20%, दूसरी राशि का 15%, तीसरी राशि का 5% कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास 6900 जो है इसका 20% कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस पर 20% का प्रॉफिट होता है, प्लस ये जो 9200 है आप इसका 15% कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 15% का प्रॉफिट होता है। ये 11,500 जो है इसका आप 5% कैलकुलेट करेंगे, और इन सभी को ऐड कर देंगे। 20 से 20 कट गया, 20 से 20, 20 से 20, ये 9 दूनी का 18 हो जाएगा, 6 दूनी का 12, 9 दूनी का 18 हो जाएगा, बच गया 1, और 6 दूनी का 12, 1 13 हो जाएगा, ये 1380 आ जाएगा। ये देखिए 15 दूनी का 30 हो जाएगा, 15 9 135 हो जाएगा, 1350 और 30, ये भी 1380 हो जाएगा प्लस के अंदर। इसको 5 से गुणा कराएं तो 5 5 25, और ये 550, ये आपके पास 550 और 25 कितना हो जाएगा, 550 और 25 575 हो जाएगा। इन सभी को ऐड कर देते तो 13 दूनी का 26, और ये 160, यानी कि ये आपके पास यहाँ पर 2760 हो गया। 13 दूनी का 26, और ये आपके पास यहाँ पर 160, 2760 होगा। इसमें 575 ऐड कर देंगे, कितना 575 जो है हम ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 आएगा, 7 6 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1 आएगी, 12 1 13 का 3, और ये 3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 20 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।